फ्रेंड्स, आप लोगों ने ही कहा था कि बीएफएम पे अधिक फोकस हो, तो हम लोग आज बीएफएम का यूनिट 4 करेंगे, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। देखिए, मैंने जो नोट्स लिखा है, अगर आप लोग विजिबल इसको देख पा रहे हैं, तो उन्हें लिखा है कि इन इंटरनेशनल ट्रेड वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर far apart in two different countries or even continents, the letter of credit acts as a most convenient instrument, giving assurance to the seller of goods for payment and to the buyers for shipping document as called for under the credit. देखिए, जब बायर और सेलर समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं एक बार हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, रादर समझा क्या रहा हूँ, ट्रांसलेट कर रहा हूँ। जब बायर और सेलर दोनों एक ही जगह मौजूद हैं आमने सामने, तो डील जो है, जो उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट होना है, बाय एंड सेल का कॉन्ट्रैक्ट, वो बहुत तरीके से हो सकता है कैश में खरीद लिया जाए, रिलेशन अच्छा होगा तो सेलर क्रेडिट भी दे सकता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड चलते हैं जैसे कि चेक, इसके थ्रू भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। लेकिन कल्पना कीजिए दो डिफरेंट अर्थव्यवस्था, दो अलग देश, मैं बैठा हूँ इंडिया में, मुझे सामान मंगाना है इटली से, मैं नहीं जानता हूँ कि सामने वाला सेलर कैसा है, वो शिपमेंट करेगा या नहीं करेगा। मान लीजिए मैं यहाँ से सेलर हूँ, मेरे बायर इटली से हैं, मुझे पता नहीं है वो खरीदेगा तो पैसे देगा या नहीं देगा। तो इस अवस्था को, इस प्रॉब्लम को, जबकि वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन हो गया और इंटर कंट्री ट्रेड बढ़ गए, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाने लगा, और उस इंस्ट्रूमेंट को फाइनेंशियल वर्ल्ड में कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। अब देखिए, सेकेंड जो महत्वपूर्ण बात है इस लेटर ऑफ क्रेडिट में, वो ये है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन मैटर्स pertaining to LC documents and transactions, International Chamber of Commerce formed rules and procedures. Those are called as uniform custom and practices for documentary credit. लास्ट एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूँ मैं। मान लीजिए कि हमने सामान इटली भेजना था, मुझे पता नहीं सेलर कैसा है। इसी तरह से मेरे ऐसे बहुत सारे बायर एंड सेलर्स होंगे, या बहुत सारे सेलर्स होंगे, बायर्स होंगे, जो एक दूसरे से एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब ऐसा मान लीजिए, अगर एक उस एग्रीमेंट का फॉर्मेट अगर स्टैंडर्ड ना हो, अगर एग्रीमेंट का फॉर्मेट स्टैंडर्ड ना हो, तो क्या असुविधा आएगी? असुविधा ये आएगी कि किसी भी तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दिए जाएंगे, करेक्ट। तो यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए, इसके लिए इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रूल बनाया, रेगुलेशंस बनाए। तो देखिए, ये आप लोगों को पूछते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूसीपीडीसी। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ये कर दे रहा हूँ, यूसीपीडीसी कहते हैं उसको। और ये यूसीपीडीसी जो है, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, ये बनाया किसने? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर पेरिस में है। स्टैब्लिश हुआ था 1919 में। और देखिए, जो पहला यूसीपीडीसी है ना, यह आपका 1933 में आया था। एक बार मैं वो लोग जो नए हैं उनके लिए फिर से कह दूं, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस जो है ना, ये डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के लिए है। मतलब हम लोग जो एलसी देते हैं, जो लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं, ये एक डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है, जब तक कि हमारा एक्चुअल फंड का फ्लो नहीं हुआ है। देखिए, जो लोग एडवांसेस में काम किए होंगे लोन बैंक के, मतलब लोन डिपार्टमेंट में, वो समझ रहे होंगे, या मोस्ट ऑफ अस, हम लोग सब लोग समझते हैं कि लोन दो तरह का हो जाता है। एक होता है आपका फंड बेस्ड, एक होता है नॉन फंड बेस्ड। नॉन फंड बेस्ड ऐसा जहाँ पे आपका एक्चुअल फंड का मूवमेंट नहीं हुआ हो। तो जब फंड का मूवमेंट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग क्या है, ये क्रेडिट डॉक्यूमेंट बेस्ड है, ये डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है। अगर मान लीजिए सारी चीज़ें अपने जगह पे यथावत और स्थित रहीं, और अगर दोनों पार्टी जो कि बाय एंड सेल कर रहे हैं वो अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन को मीट करते हैं और टाइम पर पैसे दे देते हैं, तो बैंक पिक्चर में नहीं आएगा, एलसी इन्वोक नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला यूसीपीडीसी आया था आपका 1933 में। उसके बाद अपडेट होता रहा, और सबसे जो रिसेंट है अभी जो है, ये 2007 का है।
इसको कहते हैं यूसीपीडीसी 600, यूसीपी 600। इसके कुछ टर्मिनोलॉजी को, इसके कुछ जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे वीडियो के लास्ट में। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अगला पॉइंट जो नोट डाउन किया आप लोगों के लिए वो ये है कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में LC/DC कैन बी डिफाइंड एज ए साइंड एंड ऑथेंटिकेटेड इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय द बायर्स बैंक embodying an undertaking to pay to the seller a certain amount of money upon presentation of, ध्यान दीजिएगा, presentation of what? Presentation of documents evidencing shipment of goods as specified in compliance with the other terms and conditions। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर कि LG या LC जो है ना एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बायर का बैंक सेलर को अंडरटेक करता है कि देखिए मैं आपको पैसे दूंगा, मैं आपको पैसे दे दूंगा, बशर्ते आप मुझे प्रेजेंट कीजिए एविडेंस कि भाई आपने गुड्स को शिपमेंट कर दिया था और जो टर्म्स एंड कंडीशन आप दोनों के बीच बने थे, आपके बायर और सेलर के बीच में, आपने उस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो किया है। चलिए, अब एलसी में पार्टी कौन कौन हो सकते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में। इसके पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर आप लोगों को वीडियो अब तक पसंद आया हो, आप लोग देख रहे हैं, तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल प्रगति गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए इस नोट्स को PDF फॉर्मेट में पाने के लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो एलसी है इसमें पार्टीज देखिए कौन कौन होते हैं। बायर्स जो है, बायर्स या इंपोर्टर्स जो होते हैं ना, वो एप्लीकेंट होते हैं। मैं खरीद रहा हूं, मैं लेटर ऑफ क्रेडिट दूंगा अपने एक्सपोर्टर को, भाई ठीक है तू अगर सामान भेज रहा है, तुझे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो ये ले लेटर ऑफ क्रेडिट, अगर तूने सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने कहे हैं वो माना, अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो बैंक से पैसे ले लेना। तो बायर क्या हो जाएगा? एप्लीकेंट हो जाएगा, जिसके बिहाफ में कि एलसी ओपन होता है। अब सेलर कौन होगा फिर? अगर ओपन कर रहा है आपका बायर तो सेलर बेनिफिशियरी होगा ऑब्वियसली। अच्छा, अब ओपनिंग बैंक फिर कौन होगी इसमें? तो ओपनिंग बैंक बायर की बैंक होगी जो कि एलसी को स्टेबलाइज करता है। एडवाइजिंग बैंक कौन होगा? एडवाइजिंग बैंक कोई भी हो सकता है, बस अंतर सिर्फ यही है कि वो सेलर के कंट्री में होगा। द एडवाइजिंग बैंक इज वन हु एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द इशूइंग बैंक एंड ऑथेंटिकेट्स द लेटर ऑफ क्रेडिट। इस बात को ध्यान रखिएगा कि एडवाइजिंग बैंक का काम होता है लेटर ऑफ क्रेडिट को ऑथेंटिकेट करना। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट को ऑथेंटिकेट करना किनका काम है? एडवाइजिंग बैंक का काम है। अब कंफर्मिंग बैंक देखिए कौन होती है। इसमें एक कंफर्मिंग बैंक भी होता है। ऑथेंटिकेटिंग बैंक हो गया, एडवाइजिंग बैंक हो गया, अब एक कंफर्मिंग बैंक होगी। कंफर्मिंग बैंक वो है हु अंडरटेक्स टू पे ऑन बिहाफ ऑफ द इशूइंग बैंक। कंफर्मिंग बैंक वो है, देखिए एडवाइजिंग और कंफर्मिंग बैंक अलग अलग हो सकती है। ये पूछते हैं कि वेदर एडवाइजिंग बैंक एंड कंफर्मिंग बैंक कैन बी डिफरेंट। यस, एडवाइजिंग बैंक वो है जो सिर्फ ऑथेंटिसिटी बोलता है, हाँ ये ऑथेंटिक है, उसकी लायबिलिटी नहीं है कि वो एलसी को पे करे इन्वोक होने पे। लेकिन कंफर्मिंग बैंक जो है वो अंडरटेकिंग टू पे लेती है, मैं पे करूँगा इसको। अब देखिए, एक निगोशिएटिंग बैंक होती है। निगोशिएटिंग बैंक वो बैंक कहलाती है, वो या तो खुद सेलर की बैंक हो या सेलर का बैंक अगर किसी बैंक को नॉमिनेट करता है या ओपनिंग बैंक किसी बैंक को नॉमिनेट करता है निगोशिएट करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन को, तो वो कहलाएगी निगोशिएटिंग बैंक। और रियम्बर्सिंग बैंक है हु रियम्बर्सेस द निगोशिएशन और कन्फर्मिंग बैंक। तो निगोशिएटिंग बैंक जो है वो आपका कन्फर्मिंग बैंक भी हो सकती है, क्योंकि वही रियम्बर्स कर रही है, अल्टीमेटली पैसा कन्फर्मिंग बैंक ही दे रही है। तो ये सारे पार्टी जो है एलसी में होते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल इसमें नोट डाउन किया हुआ है, ये मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ एक बार, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल के लिए कि मिस्टर राम जो है ना वो एक एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर है। समझिए वो वेजिटेबल ग्रो कर रहा है ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी से, नॉर्थ या साउथ इंडिया में कहीं भी। ही वॉन्ट्स टू अपडेट हिज फार्म हाउस, उसको अपने फार्म हाउस को अपडेट करना है विथ मॉडर्न मशीनरी। ही इज इम्पोर्टिंग द सेम फ्रॉम चाइनीज मैन्युफैक्चरर, वो चाइनीज मैन्युफैक्चरर से उसको इम्पोर्ट करना चाह रहा है। अब एक मेसर्स जुहान लिमिटेड लायबिलिटी का कॉरपोरेशन लिया है मैंने, जो बीजिंग के हैं।
वो बैंकिंग कर रहे हैं चाइना डेवलपमेंट बैंक से। टोटल कॉस्ट मान लीजिए कुछ XYZ है। मैंने लिखा है यहाँ पे $4,500 कॉस्ट है जो मशीनरी इंपोर्ट होगा। मिसेस जुहान LLC हैज इशूड एन इनवॉइस स्टेटिंग द सेल ट्रांजेक्शन मस्ट बी बैक्ड बाय LC। एट सच मिस्टर राम अप्रोच्ड DD बैंक फॉर ओपनिंग ऑफ LC in a foreign currency USD. DD Bank, that is a bank's China foreign correspondent bank is Bank of China Beijing। यहाँ पर देखिए DD बैंक जो है, मैंने DD यहाँ पे जानबूझकर नाम लिया, किसी भी इंडियन बैंक का नाम लिखना मैं उचित समझा नहीं, क्योंकि मीडिया इसमें अगर मान लीजिए हर एक का अपना पॉलिसी है कि उनके नाम को किस तरह से यूज किया जाए ना किया जाए, तो DD बैंक लिया है यहाँ पे। DD एक इंडियन बैंक है जिसका कॉरस्पॉन्डेंट बैंक चाइना में बीजिंग है, बैंक ऑफ चाइना है बीजिंग में। और अभी देखते हैं क्या होगा। मिस्टर राम आए, अप्लाई किया कि मुझे एक LC चाहिए, ठीक है। बेनिफिशियरी कौन होगा? जो बेच रहे हैं, जुआन LLC। LC ओपन कौन कर रहा है? DD बैंक कर रहा है। एडवाइजिंग बैंक कौन होगी? बैंक ऑफ चाइना, जो कि कॉरस्पॉन्डेंट बैंक है इनकी। निगोशिएटिंग बैंक और इमर्सिंग बैंक बैंक ऑफ चाइना हो सकती है, कोई और भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो टाइप ऑफ LC कितने कितने होते हैं। देखिए 6-7 टाइप है, कुछ को ही आपको याद रखना है, जरूरी नहीं आप सबको याद रखें। जो मोस्टली एग्जाम में पूछते हैं ना वो ये है आपका रेड क्लॉज एंड ग्रीन क्लॉज LC, ठीक है। और एक और चीज़ है कि आपका पूछते हैं UCPDC के अंदर अब रिवोकेबल LC इशू ही नहीं होता है, तो इस चीज़ को पूछते हैं। देखिए आपका टाइप है रिवोकेबल, इररिवोकेबल, इररिवोकेबल कन्फर्म्ड, ट्रांसफरेबल, रेड क्लॉज, ग्रीन क्लॉज, साइट एक्सेप्टेंस, डिफर्ड पेमेंट और निगोशिएटिंग, और एक बैक टू बैक LC भी होता है। अब देखते हैं कि ये टाइप ऑफ LC में क्या क्या चीज़ें आती हैं। रिवोकेबल का मतलब ये होता है कि अगर जो LC के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको बायर सेलर को बिना कांटेक्ट किए या ओपनिंग बैंक, तीनों में से किसी को बिना कांटेक्ट किए अगर कोई भी एक टर्म्स एंड कंडीशन चेंज किया जा सका तो कहलाएगा रिवोकेबल LC। अब ऐसी LCs बननी बंद हो गई हैं, इसलिए निश्चिंत रहिएगा। चलिए दूसरा है आपका इररिवोकेबल LC, विच होल्ड्स अ कमिटमेंट बाय द इशूइंग बैंक टू पे और रिइंबर्स द नेगोशिएटिंग बैंक प्रोवाइडेड कंडीशन ऑफ LC आर कंप्लाइड विथ। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये कमिटमेंट है इररिवोकेबल LC का कि अगर सारे टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई हुए हैं तो पे करेगी, जो इशूइंग बैंक है वो पे करेगी आपको। देखिए मैंने नोट डाउन किया, इररिवोकेबल LC cannot be amended or cancelled without the consent of all parties concerned. The irrevocable LC is an unconditional undertaking by the issuing bank to make payment on submission of documents conforming to the terms and condition of LC. अगर LC के सारे terms and condition फुलफिल हो गए हैं, ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है इशूइंग बैंक का कि भैया पेमेंट तो कर ही रहा हूँ आपको, आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें। हाँ अब देख लीजिए, अब कहा गया है कि ऑल LCs, पूछते हैं एग्जाम में, ऑल LCs इशूड अनलेस और अदरवाइज स्पेसिफाइड आर व्हाट? इररिवोकेबल, रिवोकेबल, रिवॉल्विंग, इस तरह से 4-5 ऑप्शन देंगे, इररिवोकेबल ही होते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है इररिवोकेबल कन्फर्म्ड LC। इररिवोकेबल तो है साथ साथ, अब आपको कन्फर्म्ड भी होना है इस LC को। चलिए देखते हैं इसको। तो इररिवोकेबल कन्फर्म्ड LC जो है विच हैव बीन कन्फर्म्ड बाय अ बैंक अदर देन अ इशूइंग बैंक। अगर मान लीजिए मैंने इशू किया था, ऊपर DD बैंक ने इशू किया था, उसको चाइना बैंक ने कन्फर्म कर दिया, तो LC तो इररिवोकेबल इशू हुआ था लेकिन इशू के साथ साथ कन्फर्म भी कर दिया गया, तो ऐसे LC कहलाएंगे इररिवोकेबल कन्फर्म्ड LC। यूजुअली सिचुएटेड इन द कंट्री ऑफ द एक्सपोर्टर। कहा जाता है कि एक्सपोर्टर जो है अगर उसके कंट्री के अपनी बैंक ने इसको कंफर्म कर दिया है और वहाँ की बैंक ही कंफर्म करती है यूजुअली जिस कंट्री के एक्सपोर्टर होते हैं, देयर बाय टेकिंग एन एडिशनल अंडरटेकिंग टू पे ऑन रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द LC। इससे क्या होता है कि कन्फर्मेशन ऑल मिल जाता है एडिशनल, हाँ भाई ठीक है पैसा आपको मिलेगा, भैया आप एक्सपोर्ट करो, जो टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाई करो, शिपमेंट करो, आपको पैसे मिलेंगे। The confirming bank can be advising bank, which on receipt of request from the issuing bank takes this additional responsibility. कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, so let's go ahead. चलिए टाइप देखना शुरू करते हैं। रिवोकेबल देखा, इरिवोकेबल देखा, और आगे बढ़ते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। एक टाइप है आपका
शायद मैं एक पेज इसमें से छूट गया था। हमने एडवाइजिंग बैंक तक कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। ये 17 नंबर पॉइंट होना था आपका 16 के बाद। जो कन्फर्मिंग बैंक है वो स्टेप इनटू द शूज ऑफ द इशूइंग बैंक। देखिए, जब दूसरे देश में एलसी पहुंच के आपने इशू कर दिया तो वहाँ जो कन्फर्मिंग बैंक है वो मोटा मोटी इशूइंग बैंक बन जाता है। पैसा है देना उसका काम बन जाता है वहाँ पे। अब ट्रांसफरेबल एलसी एक चीज़ है, ट्रांसफरेबल एलसी एक टाइप है, वो देख लेते हैं। ये होता है अवेलेबल फॉर ट्रांसफर इन फुल और पार्ट इन फेवर ऑफ एनी पार्टी अदर देन द बेनिफिशियरी बाय द एडवाइजिंग बैंक एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इशूइंग बैंक। अगर इशूइंग बैंक रिक्वेस्ट करती है तो ट्रांसफरेबल एलसी बेनिफिशियरी को छोड़ के किसी और के नाम पे भी ट्रांसफर हो सकते हैं। चलिए लेट्स गो अहेड। अब देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एकदम ध्यान रखिएगा। रेड क्लॉज और ग्रीन क्लॉज मतलब फेवरेट है सीआईबी का। इसको पूछ लेंगे रेड क्लॉज को या ग्रीन क्लॉज को, क्योंकि उनको लगता है घुमा फिरा के इसी में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो रेड क्लॉज एलसी क्या है? ये प्रोवाइड करता है एडवांस फॉर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। प्रोसेसन नहीं, प्रोसेसिंग होगा, एनजी होगा यहाँ पे, सॉरी फॉर टाइपो एरर। एंड पैकेजिंग ऑफ गुड्स। देखिए क्या है, हम लोग अब तक ये तो समझ ही गए हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट का मकसद क्या है। लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है ताकि एक्सपोर्टर उसको कुछ कंफर्मेशन रहे कि ठीक है, मैं अगर सामान बना के भेज रहा हूँ, तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। अब लेकिन मान लीजिए अगर एक्सपोर्टर के पास पैसे ही नहीं कि वो मैन्युफैक्चरिंग करके गुड्स को डिस्पैच तक रेडी कर पाए, ठीक है, तो इस केस में एक रेड क्लॉज एलसी आती है जहाँ की इंपोर्टर कहता है भाई ठीक है, आप अगर बनाना सामान शुरू करोगे तो आपको परचेस ऑफ रॉ मटेरियल के लिए, उसके प्रोसेसिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए पैसे मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए एक्सपोर्टर बहुत ही गरीब है तो उसके अलावे उसको वेयर हाउसिंग करने का, पोर्ट ऑफ ओरिजिन पे और इंश्योरेंस का खर्चा भी अगर मिल जाए एडवांस में, उसको कहेंगे ग्रीन क्लॉज एलसी। तो ये दो टाइप है। रेड क्लॉज में आपको परचेस ऑफ रॉ मटेरियल के लिए और प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग के लिए मिल जाता है पैसा। वहीं ग्रीन क्लॉज एलसी में वेयर हाउसिंग एट द पोर्ट ऑफ ओरिजिन और इंश्योरेंस एक्सपेंस भी मिल जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक है आपका साइट एलसी। साइट एलसी में क्या होता है? अंडर साइट एलसी द बेनिफिशियरी इज एबल टू गेट द पेमेंट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कन्फर्मिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एलसी एट द नॉमिनेटेड बैंक्स कंट्रीज। क्या होता है साइट एलसी में? द बेनिफिशियरी इज एबल टू गेट द पेमेंट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कन्फर्म टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एलसी एट द नॉमिनेटेड बैंक्स कंट्रीज। नॉमिनेटेड बैंक की जो कंट्री है वही उसको अंडर साइट एलसी में पैसा मिल जाता है अगर टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाई कर दिया है तो। चलिए आगे देखते हैं। एक है आपका वर्ड एक्सेप्टेंस क्रेडिट। एक्सेप्टेंस क्रेडिट क्या है? द बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट आर ड्रॉन विथ सर्टेन यूसांस पीरियड एंड आर पेबल अपॉन एक्सेप्टेंस at a future date subject to receipt of document confirming to the terms and conditions of the LC। एक्सेप्टेंस क्रेडिट में जो बिल ऑफ एक्सचेंज या ड्राफ्ट होते हैं वो ड्रॉन होते हैं विथ सर्टेन यूसांस पीरियड। यूसांस मतलब क्या होता है? एक टाइम पीरियड दिया जाता है एंड आर पेबल अपॉन एक्सेप्टेंस एट अ फ्यूचर डेट। अगर एक्सेप्ट कर भी लिया है तो फ्यूचर डेट पे किया जाएगा, सब्जेक्ट टू आपका डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाए और टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई हो। हर हमेशा ये दो चीज़ें होना जरूरी है। बाकी आपका दो और टाइप है। डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट है। डिफर्ड पेमेंट आप समझते ही हैं, ये सिमिलर टू एक्सेप्टेंस क्रेडिट ही है, बाद में पेमेंट किया जाएगा। एक है आपका निगोसिएशन क्रेडिट। निगोसिएशन क्रेडिट क्या होता है? इसमें इशूइंग बैंक अंडरटेक करती है टू मेक पेमेंट टू द बैंक विच हैज निगोशिएटेड द डॉक्यूमेंट। निगोसिएशन क्रेडिट में इशूइंग बैंक जो अंडरटेक करती है कि हाँ भाई मैं पेमेंट करूंगा, जो कि आप पेमेंट आगे कर देंगे तो। चलिए इसके बाद है आपका एक इम्पॉर्टेंट एलसी में है बैक टू बैक एलसी। ठीक है, बैक टू बैक एलसी में व्हेन एन एक्सपोर्टर अरेंजेस टू इशू एन एलसी इन फेवर ऑफ द लोकल सप्लायर टू प्रोक्योर गुड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपोर्ट एलसी रिसीव्ड इन हिज फेवर, इट इज नोन एज बैक टू बैक एलसी। किसी एलसी के बेस पे दूसरा एलसी अगर ओपन हो सकता है, मान लीजिए एक्सपोर्टर अरेंज करता है ऐसा एलसी कि लोकल सप्लायर जो है वो गुड्स भी प्रोक्योर कर पाएगा उस एलसी के स्ट्रेंथ पे, उसको लोग क्या कहेंगे? बैक टू बैक एलसी कहेंगे। बाकी है आपका यूसीपी 600, हमने बात कर रहा था शुरू में, तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं।
ठीक है। सबसे बड़ा बात है कि आर्टिकल रिड्यूस हुआ है, ये आर्टिकल 49 से अब 39 हो गया है यूसीपी में, पहले 49 आर्टिकल हुआ करता था। ठीक है। अभी जो है एक नया आर्टिकल जो जुड़ा है डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन पे ज़्यादा क्लैरिटी दे रहा है। इसको मतलब कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन में क्या डेफिनेशन है लेटर ऑफ क्रेडिट का। ठीक है। और इसके अलावा यूसीपीडीसी में 2-3 क्लॉजेस हैं जो जानना जरूरी है हमें, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इन यूसीपी 600 इज द एक्सक्लूजन ऑफ एनी variable regarding revocable letter of credit which can be amended or cancelled at any time without notice to the seller। ठीक है। कहने का अर्थ है कि आर्टिकल 2 एक्सप्लिसिटली डिफाइन करता है कि अगर लेटर ऑफ क्रेडिट दिया गया है तो वो इररिवोकेबल ही होगा। तो ठीक है। अगर हम लोग इसके साथ ही अगर मैं सिर्फ थ्योरी को पढ़ूं तो इंपॉर्टेंट नहीं है। यूसीपीडीसी के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आप लोगों के लिए अलग से सेपरेटली उसका नोट्स लिख करके लाऊंगा जो महत्वपूर्ण है। तो अगर फ्रेंड्स आप लोगों को अब तक हमारा प्रयास पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक कीजिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम अपने आप में और इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट नाइट।